हेलो। आज हम लोग हिस्ट्री का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसको मॉडर्न इंडिया कहते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं। तो मॉडर्न ऑफ, इससे पहले हम लोगों ने जो है एंशियंट और मिडिवल जो है मिडिवल हिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस किया था। अभी हम लोग इस टोटल सेशन में जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया के बारे में जानेंगे कि भारत का मॉडर्न या आधुनिक इतिहास क्या है। तो भारत के आधुनिक इतिहास में मॉडर्न इंडिया को जानने और समझने के लिए हमने इस पूरे पार्ट को 6 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमारा जो है ये बताता है, पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत में जो है यूरोप साम्राज्य आए, कहाँ से आए और कौन कौन आए और उनका फैलाव कहाँ तक था, ये करेंगे। फिर यूरोपियों में से कई इंडिया में आए थे, जैसे कि सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, डच आए थे, इंग्लिश आए थे, फ्रांस थे, डेनमार्क ही थे। तो ये 4-5 देश थे जो भारत में आए और अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, अपने ट्रेडिंग पॉइंट्स स्थापित किए। उसके बाद उनमें से स्पेसिफिकली जो थे अंग्रेज जो थे, लास्ट में अंग्रेज सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत पे राज किया। लगभग इन्होंने जो है 250 साल तक इन्होंने राज किया। यह इनका इतिहास रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम 1857 ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको अलग से थोड़ा सा देखेंगे। ये क्योंकि भारत के इतिहास में ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है ये काफ़ी बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था 1947 से पहले। उसके बाद हम कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे और कांग्रेस स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक गांधी से पहले का और दूसरा जो है गांधी के बाद का, आफ्टर गांधी हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद अलग से हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से गवर्नर जनरल थे, उनके क्या क्या काम थे, उनके कुछ स्पेशल जो वर्क थे वो डिस्कस करेंगे। फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर भारत में एजुकेशन सिस्टम, भारत में जो है फेमिना था, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता था, ऐसे तमाम अलग अलग टॉपिक थे जिसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी कुछ थे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन 6 टॉपिक को हम लोग पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम ये जान जाएंगे कि भारत का इतिहास में उस दौरान लगभग 250 से 300 साल के इतिहास को हम इसमें कवर करेंगे। लगभग ये औरंगजेब के मरने के बाद 1707 के बाद से जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें 1707 से 1947 तक भारत के इतिहास को करेंगे। तो अगर हमें देखते हैं 1707 और 1900, इसके बीच में हमारा लगभग 240 साल का इतिहास आता है, लगभग 250 साल का इतिहास। इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने देखा था ये सारी चीज़ें थी, तो औरंगजेब के मरने के बाद ही के बारे में हम लोग, इसके पहले में हम लोग औरंगजेब के बाद जो मुगल साम्राज्य थे उन सब के बाद बहादुर शाह जफर, औरंगजेब के बाद जो सम्राट थे, जैसे 1857 में लास्ट मुगल एम्परर जो था बहादुर शाह जफर बना था, तो उसके बाद का इतिहास हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि में और भी चीज़ें थी, वो सारे चीज़ देखेंगे। मुगलों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा इसमें आएगा, लेकिन मेनली हमारा जो है ये सारा इतिहास था, इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा यूरोपियन के बारे में, कि भारत में यूरोपियन जब आने की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन यूरोपियन साम्राज्य भारत में आए, सबसे पहले कौन आया और किधर से आया। तो ये सारे भारत में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले
विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट वाया कैप ऑफ गुड होप बाय वास्को डी गामा इन सेंचुरी 1498 कामानीरा या एडी भी कह सकते हैं, कामानीरा या इसको एडी भी बोलते हैं, ठीक, BC AD। मेनी ट्रेडिंग कंपनी कम टू इंडिया एंड एस्टाब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स। कहने का मतलब जब वास्को डी गामा एक पुर्तगीज नौकल, पुर्तगाल का रहने वाला नाविक था, वह 1498 कामानीरा में एडी में जो है भारत आया सी रूट से, समुद्री मार्ग से। तो भारत में आने के लिए एक नया रास्ता खुल गया। हालांकि भारत में इसके पहले भी कई साम्राज्य, कई लोग आते थे, लेकिन वह सी रूट से नहीं आते थे, लैंड की तरफ से आते थे, क्योंकि ग्रीक, रोमन सारे आए थे। तो ये सब यूरोपियन थे, रोमन भी यूरोपियन थे, इजिप्ट वाले थे, सॉरी इजिप्ट नहीं, रोम, इटली वाले थे। तो ये सारे लोग आते थे, ग्रीक वाले थे, एथेंस वाले थे, ये सब भारत में आते थे, व्यापार करते थे, बहुत सालों पहले से आते थे। लेकिन वो लोग सी रूट से नहीं आते थे, वो लोग जमीन के मार्ग से आते थे। लेकिन जमीन के मार्ग में इस्लाम के उदय होने के बाद, इस्लाम की आने के बाद, उसके बाद जो है ओटोमन साम्राज्य ने जब पूरा रोमन को हरा दिया, यूरोपियों को हरा दिया, तो ओटोमन साम्राज्य ने जो है पूरा लैंड रूट को कब्जा कर लिया, जिससे यूरोपियों का लैंड रूट से आना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए नए रूट की खोज की। तो तब इस नए रूट की जब खोज हुई, तब जो है, तब भारत में फिर से जो है यूरोपियों का आगमन हुआ और वो भारत से व्यापार शुरू किए। उसी के क्रम में सबसे पहला हमारा था वास्को डी गामा। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूरोपियन कम टू इंडिया वाया सी रूट कैप ऑफ गुड, वो था वास्को डी गामा, कालीकट में आया था। द पुर्तगीज, द फर्स्ट पुर्तगीज वास वास्को डी गामा। तो पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगाल देश है, वहां के रहने वालों को कहते हैं पुर्तगीज। जैसे इंडिया में रहने वाले को क्या कहते हैं, इंडियन, उसी तरह पुर्तगाल में रहने वालों को क्या कहते हैं, पुर्तगीज। तो वास्को डी गामा कहाँ पे आया, वास्को डी गामा रीच द पोर्ट ऑफ कालीकट ऑन मई 21, 1498। तो वह 1498 में पुर्तगाल, केरला के पास एक जगह है कालीकट है, वहां पे सबसे पहले पहुंचा। वहां का एक हिंदू राजा था जिसका नाम जमोरीन था। जमोरीन द हिंदू रूलर ऑफ कालीकट वार्मली रिसीव्ड। तो हिंदू राजा जो था वह कालीकट का, उसने पुर्तगीज को वास्को डी गामा के बड़ी गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। कहने का मतलब है पुर्तगीज गिफ्ट टू इंडिया। तो जब पुर्तगीज इंडिया में आए, उन्होंने व्यापार स्थापित किया, तो उन्होंने अपने साथ कई चीजें लाए, जिसमें से वो क्या क्या भारत में लाए, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड पोटैटो। वो जो टबोका मतलब तंबाकू, टोबैकोस मतलब तंबाकू और पोटैटो मतलब आलू, ये दोनों चीज पुर्तगाल से इंडिया में लाए और यहाँ पे उन्होंने इसकी खेती की। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंडिया, उन्होंने पहला प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में शुरू किया। वो कब शुरू हुआ, 1556 में। तो ये क्वेश्चन आएगा कि पुर्तगाल क्या कहलाए। ये सारे क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन ही है कि पुर्तगाल टोबैको और पोटैटो कौन भारत में कौन सबसे पहले ले आए, तो उन्होंने पुर्तगाली लाए। अब प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1556 में की, और उन्होंने सबसे पहले बाइबिल किताब की छापा, जो कि ईसाइयों का धार्मिक किताब होती, बाइबिल की प्रिंटिंग की। फर्स्ट साइंटिफिक वर्क ऑन इंडियन मेडिकल प्लांट। तो भारत में जो है मेडिसिनल प्लांट मतलब औषधि वाले पौधों की जो है पहला साइंस वैज्ञानिक तरह से उस पे काम के बारे में उन्होंने बताया। अब बताते हैं कि पुर्तगीज आए तो उनके डिक्लाइन होने के कारण क्या थे, पुर्तगीज क्यों उनका पतन हुआ, क्योंकि रिलीजियस इंटॉलरेंस थे। वह बहुत धार्मिक अंधभक्त थे। वो क्रिश्चियन धर्म को जबरदस्ती यहाँ के लोगों पे थोपना चाहते थे और लोगों को जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहते थे, इसलिए उनका काफी विरोध हुआ। पायरेसी, वह चोरी का काम करते थे। समुद्र पे उन्होंने एकाधिकार कर लिया, वहां से आने जाने वालों को से जबरदस्ती वसूली करते थे। अगर नहीं देते थे तो उनका
कब्जा कर लेते। क्लैंडेस्टीन प्रैक्टिसेस इन ट्रेड, तो वह व्यापार में जो है गलत तरीका अपनाते थे व्यापार करने में, इसके कारण उसका विरोध हुआ। और डिस्कवरी ऑफ ब्राजील, और ब्राजील की खोज हो जाने के कारण जो है ये लोग जो है इंडिया से ब्राजील की तरफ शिफ्ट हो गए, जो कि अमेरिका में था, दक्षिण अमेरिका में था। तो वहाँ पे उनको ज़्यादा सहूलियत मिली और डायरेक्ट रूट मिला, तो उनको लगा कि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो वो ब्राज़ील में शिफ्ट हो गए। तो ये सारे कारण थे। हम थोड़ा सा मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या चाहता। देखिए, जब वास्को डी गामा आया तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी, कैसे वो आया, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये इंडिया है, हमारे ये भारत देश है, ये हमारा इंडिया देश है, ये इंडिया है, पूरा इंडिया है, सॉरी ये हमारा देश है। पहले जो व्यापार होता था इस रास्ते से होता था, इस रास्ते से, ये जो रास्ता था इस रास्ते से होता था व्यापार। तो सब लोग, ये चाहे ये इटली का है, ये ग्रीस वाला इलाका है, ये इंग्लैंड का इलाका है, ये फ्रांस का इलाका है, ये स्पेन है, तो यहाँ से जो है सब व्यापार ऐसे करते थे। ये हमारा अफ्रीका है, तो ये हमारा मिस्र का इलाका है, ये मिस्र का इलाका, तो यहाँ से भी ये ऐसे जाते थे, ठीक, ऐसे व्यापार होता था। तो ये लैंड रूट से इस तरह व्यापार होता था। अफ्रीकी भी, मोरक्को यहाँ पे पड़ता था, ये लोग, सॉरी मोरक्को वगैरह यहाँ पे था, ये मोरक्को वाला पार्ट है, ये मोरक्को वगैरह, ट्यूनीशिया, मोरक्को, तो ये लोग सब जो है ऐसे भारत से व्यापार करते थे, ये रास्ता हुआ करता था। फिर जब ऑटोमन साम्राज्य, यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य, ये तुर्की है, तो ऑटोमन साम्राज्य ने जब ये पूरा कब्जा कर लिया, यहाँ पे इस्तांबुल है, ये यूरोप है, ये यहाँ से ये यूरोप वाला इलाका है, ये पूरा यूरोप पड़ता है, ठीक है, ये यहाँ से ये यूरोप का इलाका हो जाता है, ये पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप का है, ये पूरा यूरोप, यहाँ से ये यहाँ पे ये पूरा यूरोप पड़ जाता है। ये रसिया है, ये रसिया का एशिया वाला पार्ट है, रसिया यहाँ से है, पूरा रसिया यहाँ, तो ये एशिया का पार्ट है, ये यूरोप का पार्ट है। यहाँ पे जो है तुर्की पड़ता था, ये तुर्की वाला हिस्सा है, यहाँ पे तुर्की था, तुर्की। तो यह अभी यहाँ पे सऊदी अरब वगैरह है, यहाँ से ऐसे होते हुए ईरान होते हुए यहाँ से ईरान इराक होके फिर ये पाकिस्तान वाला रूट है, यहाँ से व्यापार होता था। तो इस जब पूरे क्षेत्र पे, इस पूरे रूट पे जो है ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया, तो ये रूट ब्लॉक हो गया, तो यूरोपियन इधर से नहीं आ पाते थे, ये रास्ता बंद हो गया। तो भारत से व्यापार करने के लिए क्यों हो गया, क्योंकि ये यहाँ से आने में इनसे विरोध होना, क्योंकि ये इस्लामिक कंट्री थे, ये पूरा आपका ये इस्लामिक कंट्री हो गया था, ठीक, ये इस्लामिक हो गया था, ये इस्लामिक हो गया था, ये क्रिश्चियन थे, ये पूरा क्रिश्चियन थे। तो इनसे आपस में लड़ाइयाँ होती थी, ऑटोमन साम्राज्य और इनके रोमन साम्राज्य में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। तो इसके कारण जो है ये लोग, इन लोगों का इधर से व्यापार होना बंद हो गया। तब इन लोगों ने जो है भारत से ये रास्ता खोजा, क्योंकि इधर से बंद था, यहाँ सब कब्जा था इनका, क्रिश्चियनियों, इनका ऑटोमन साम्राज्य का ये सब जगह पूरा कब्जा था, इस पूरे जगह ऑटोमन का कब्जा था यहाँ तक, ठीक, ऑटोमन ने यहाँ तक कब्जा कर लिया था, ये इस पूरे क्षेत्र में, ये पूरे क्षेत्र में उनका कब्जा था। तो ये लिस्बन है, पुर्तगाल की राजधानी है, ये है स्पेन, यहाँ पे है फ्रांस, ये है हमारा इंग्लैंड, और यहाँ पे डेनमार्क, इधर डेनमार्क, यहाँ डच है, ठीक, बेल्जियम जिसको डच बोलते हैं, तो यहाँ डच है, डच। तो ये डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और डच, ये सब जो है इन लोगों ने जो है यहाँ पे व्यापार, पहले सबसे पहले पुर्तगीज यहाँ गए, फिर इनका देखी ये सब लोग जो है फॉलो करना शुरू कर दिए। तो ये यहाँ से निकले,
तो यहाँ से होते हुए ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ से ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है, पूरा अफ्रीका है। तो व्यापार यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से निकले यूरोप, पुर्तगाल से, ये पुर्तगाल है। यहाँ से वास्को डी गामा निकला, यहाँ से होते हुए घूमते हुए यहाँ आया। ये कैप ऑफ गुड होप है, ये जो है कैप ऑफ गुड होप, इसको नाम दिया गया कैप ऑफ गुड होप, इस जगह को कैप ऑफ गुड होप कहा गया। फिर यहाँ से निकलते हुए ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर, यहाँ से निकलते हुए फिर यहाँ से तट से, यहाँ से सीधा जो है ये यहाँ पे आए इंडिया, कालीकट, ये केरला का इलाका है, ये पूरा केरला है। तो यहाँ पे आए, ये हमारा तमिलनाडु का इलाका है, रामेश्वरम, ये तमिलनाडु है, केरला है, फिर कर्नाटका है, फिर महाराष्ट्र है आपका, ये तमिलनाडु के बाद फिर आंध्रा, आंध्रा के बाद फिर उड़ीसा, उड़ीसा के बाद ये वेस्ट बंगाल आपका है, फिर महाराष्ट्र के बाद ये आपका गुजरात का है क्षेत्र है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ से ऐसे आया वास्को डी गामा। तो यूरोपियों ने यहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिया। बाद में जब स्वेज कैनाल खुली, स्वेज नहर खुदी, तो स्वेज नहर यहाँ से बनाई गई। ये हमारा अरब सागर है, अरब सी, ये हिंद महासागर है, ठीक, हिंद महासागर, अरब सी, ये रेड सी था, ये रेड सी है, और ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ये पूरा जो है, ये पूरा इलाका मेडिटेरियन सी है। हाँ, इसमें अलग अलग खाड़ियां हैं, लेकिन ये पूरा मेडिटेरियन सी है। ये जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर सन मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी को अलग करता है। तो समुद्र से ऐसे अभी आजकल के व्यापार ऐसे होता है, इधर से ना होके ऐसे निकलते हैं, यहाँ से जाते हैं स्वेज कैनाल, यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए अब जो है यूरोप में जाते हैं। तो लगभग 7 से 8 हज़ार किलोमीटर का रास्ता कम हो गया। अभी का व्यापारिक रास्ता ये इंडिया और यूरोप के बीच में ही है करंट पोजीशन में। ऐसे मुंबई है, कालीकट से यहाँ से निकलती, पहले ऐसे इतना घूम के आते थे। अभी ये तो रास्ता बंद है पाकिस्तान के कारण, पाकिस्तान ने पूरा ब्लॉक कर रखा है भारत के इस रास्ते को, पाकिस्तान ने ब्लॉक कर रखा है। नहीं तो भारत का इधर से ट्रेड आराम से हो। अभी इंडिया को यहाँ से कहीं जाके यहाँ से ट्रेड करना पड़ता है। ये है ईरान, यहाँ से तो इंडिया को यहाँ से भी ट्रेड रूट तलाशना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मुझे लगता है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि कैसे यूरोपियन जो है वास्को डी गामा किस तरह से इंडिया में आया था सी रूट से। ये सारा पूरा ये मैप है। तो पुर्तगाली के बाद दूसरे आए थे, डच आए थे। डच, ठीक है, डच को जो है बेल्जियम, नीदरलैंड, सॉरी, डच को नीदरलैंड भी बोलते हैं, नीदरलैंड। आज के देश में डच को नीदरलैंड बोलते हैं। तो फर्स्ट डच, पहला जो डच था कॉर्नेलियस हॉटमैन था। पहला डच कौन था? कॉर्नेलियस हॉटमैन था। वो 1596 में आया, तो लगभग 100 साल बाद आया। देखिए 1498 में आया था, लगभग 100 साल बाद डच आया था 1596। सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम 1605 में जो है मछलीपट्टनम में इसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की डच। उसके बाद डच के बाद क्या हुआ, डचों के साथ क्या हुआ? एंग्लो डच राइवलरी। एंग्लो कौन थे? ब्रिटिश थे। ब्रिटिश को भी एंग्लो, इंग्लैंड वालों कहते थे। ट्राइवली डच लॉस्ट देयर सेटलमेंट टू ब्रिटिश वन बाय वन एंड द फाइनल कोलैप्स ऑफ डच कम विद देयर डिफीट बाय इंग्लिश इन द बैटल ऑफ बेदरा 1759 में। तो डच आए यहाँ पे
1556 में उन्होंने उनका पहला था कॉर्नियस हॉटमैन था, लेकिन डचों और अंग्रेजों के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी, राइवलरी होने लगी और ब्रिटिश ने धीरे धीरे इनको हरा दिया और हारने के बाद इनका जो है इनके पूरे बिजनेस पे अधिकार कर लिया। और जो ब्रिटिश और डच के बीच में लड़ाई हुई थी जिसका नाम था बेदरा की लड़ाई में डच हार गए और कितना 1756 में लगभग 200 साल, लगभग 200 के लगभग 150 साल बाद 150 साल तक डचों ने व्यापार किया और हार गए और वहां से चले गए। ज़्यादातर इनकी फैक्ट्रियों पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो दूसरा कौन थे? पहले पुर्तगीज पतन के कारण समझ गए थे, उनकी भी राइवलरी हुई। उसके बाद डच भी यहाँ से चले गए। तीसरा नंबर पे इंग्लिश आए, तो तीसरे नंबर पे इंग्लैंड वाले आए थे। और तो इनके बारे में थोड़ा सा इनका इतिहास बड़ा है क्योंकि इन्होंने ही भारत के ऊपर काफ़ी काम किया है, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। तो इंग्लिश, डच के बाद तीसरे नंबर पे इंग्लिश आए थे, इंग्लैंड वाले आए थे। फिर चौथे नंबर पे डेनमार्क वाले आए थे, डेनमार्क। उसके बाद फिर पांचवें नंबर पे में फ्रांस आए थे, सबसे लेट फ्रांस में आए थे यहाँ पर। तो हम लोग जो है देखते हैं इंग्लिश आए थे तो उन्होंने क्या काम किया, देखते हैं ब्रिटिश लोग क्या क्या किए इन्होंने, इनके बारे में जानते हैं। तीसरे नंबर पे आने वाले, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंड बाय ए ग्रुप फार्म बाय ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट, सॉरी यहाँ ऑफ होगा, ऑफ मर्चेंट नोन एज द मर्चेंट एडवेंचर इन 1599 एडी या कामानीरा। तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कुछ व्यापारियों के द्वारा स्थापित की और उन व्यापारियों के ग्रुप का नाम था द मर्चेंट एडवेंचर। तो व्यापारियों का जो है एडवेंचर मतलब क्या कहते हैं कि कुछ उत्साहजनक, कुछ जोखिम भरा काम करने को एडवेंचर कहते हैं, कुछ नया करने को। तो ये था और 1966 में 99 में स्थापना की। इन 1609 में जो है एक कैप्टन विलियम हॉकिंग, एक कैप्टन था विलियम हॉकिंग, अराइव एट द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। तो उसके कोर्ट में, मुगल एम्परर के कोर्ट में एक आया था विलियम हॉकिंग जहांगीर में के दरबार में। तो पहला यूरोपियन जो जहां भारत में आया था, ब्रिटिश आया था, वो व्यापार करने के उद्देश्य से वो पहला विलियम हॉकिंस था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के बाद। टू सीक परमिशन टू एस्टैब्लिश इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत, बट इट वॉज रिफ्यूज्ड बाय द मुगल ड्यू टू पुर्तगीज प्रेशर। लेटर इन 1612 EC, Jahangir issued फरमान टू द इंग्लिश एंड दे एस्टैब्लिश ए ट्रेडिंग फैक्ट्री एट सूरत इन 1630। क्या मतलब हुआ कि 1609 में विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आया और उससे यह परमिशन मांगने के लिए कि वह सूरत जो गुजरात में है वहाँ पे एक इंग्लिश या ब्रिटिश लोगों का एक व्यापारिक केंद्र स्थापित करना चाहता है, कि वहाँ से वह व्यापार करना चाहता है। पर मुगलों ने उसको मना कर दिया क्योंकि पुर्तगालियों ने उसका विरोध कर दिया। पर बाद में 3-4 साल बाद जहांगीर ने जो है एक फरमान मतलब एक ऑर्डर, मुगल ऑर्डर इशू कर दिया कि वो लोग सूरत में एक फैक्ट्री बना सकते हैं। तो 1613 ईस्वी में 1630 में इंग्लिश ने एक सूरत में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली। फिर 1615 में सर थॉमस रो मुगल दरबार में आया एज अम्बेसडर ऑफ जहां जेम्स वन। तो जो थॉमस रो था वह राजकीय रिक्वेस्ट के साथ, राजकीय लेटर के साथ, जो वहाँ के राजा थे, इंग्लैंड के राजा जेम्स वन थे, उनके द्वारा भेजा गया था। वह भी आया जहांगीर के दरबार में और वहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर बनाने के लिए रिक्वेस्ट
करने के लिए द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड ऑब्टेन द परमिशन फॉर जहांगीर टू एस्टैब्लिश इंग्लिश ट्रेडिंग फैक्ट्री इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अब वह जेम्स वन से जो आदेश से मुगल दरबार में आया था, तो उसने जहांगीर से जो है रिक्वेस्ट की, जिसके कारण उसको भारत के विभिन्न भागों में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की इजाजत मिल गई। 10 बाई 1619 इंग्लिश इस्टाब्लिश देयर फैक्ट्री एट आगरा, अहमदाबाद, बड़ोदरा एंड बरोच। तो इंग्लिश जो है सबसे पहले उन्होंने सूरत में तो स्थापित कर ली, तो उसके बाद उन्होंने आगरा यूपी के पास, अहमदाबाद में ये भी जगह है, सूरत भी, बड़ौदा और भरोच ये तीनों जो है गुजरात में है। सूरत को मिला के 4 जगह सूरत में, और एक 5वां उन्होंने आगरा में भी स्थापित कर लिया था, व्यापारिक केंद्र उन्होंने बना लिया। तो पहला जो है विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर के द्वारा जो है शुरुआत में उसे मना किया गया, लेकिन बाद में उसको परमिशन दे दिया गया, जिससे उसने सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित कर ली। फिर बाद में दूसरा जो व्यापारी जो आया थॉमस रो जो आया, पहला विलियम हॉकिंस था, दूसरा थॉमस रो आया 6 साल बाद। जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया था, उसके दूत के द्वारा भेजा गया था, जिसके कारण जो है जहांगीर ने उसे और जगह पे व्यापार करने की इजाज़त दे दी, जिसके साथ 1619 में उसने और 4 जगह व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फिर देखिए 19 के बाद फिर 20 साल बाद 1639 फ्रांसिस डे जो था obtained the seat of Madras from Raja of चंद्रगिरी which was named सेंट जॉर्ज। तो 20 साल बाद एक फ्रांसिस डे व्यक्ति था, इसको याद रखिएगा, फ्रांसिस डे, उसने मद्रास की स्थापना की। वहां के राजा जिसका नाम था चंद्रगिरी से उन्होंने मद्रास नामक स्थान पे जगह ली, और वहां पर उसने सेंट जॉर्ज बनाया, एक किला बनाया, व्यापारिक केंद्र बनाया किले की तरह, जो चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ होता था। काफी बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया मद्रास में, जिसका नाम सेंट जॉर्ज था। 20 साल बाद फ्रांसिस डे ने बनाया, और उस समय वहां का राजा कौन था? चंद्रगिरी, राजा ऑफ चंद्रगिरी का जो राजा था, उसके अंडर में मद्रास आता था, तो उससे उसने फ्रांसिस डे ने लिया। इन 1690 फिर 1690 में इंग्लिश फैक्ट्रीज वाज एस्टैब्लिश्ड एट द प्लेस ऑफ सुतनोटी बाय जैब चार्नोव। तो सुतनौती जगह जो है 1690 में एक और जगह उन लोगों ने अपनी फैक्ट्री बनाई। किसने? जॉर्ज चार्नोव ने। उसका नाम रखा फोर्ट विलियम, वही बाद में कलकत्ता बना। तो मद्रास की स्थापना किसने की? फ्रांसिस डे ने की, और वहां पे क्या बनाया? सेंट जॉर्ज जो एक फोर्ट बनाया। फिर लगभग 50 साल बाद फिर वहां पे कलकत्ता में इन्होंने एक किला बनाया जिसका नाम फोर्ट विलियम रखा, और उसको किसने स्थापित किया? जॉर्ज चार्नोव ने स्थापित किया। ये तो ध्यान रखिएगा, मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की, और वहां के किले का नाम क्या था? सेंट जॉर्ज। फिर कलकत्ता में की स्थापना जॉर्ज चार्नोव ने की, और वहां के किले का नाम फोर्ट विलियम था। यही जो है फोर्ट विलियम जो था बाद में ब्रिटिश की राजधानी बन गई। ब्रिटिश की राजधानी रही 1912 तक, यहाँ से 1912 तक थी, बाद में कल दिल्ली ट्रांसफर हुई। 1912 तक ब्रिटिश की राजधानी यही थी। फोर्ट विलियम जगह जो थी यहीं पे ब्रिटिश की कैपिटल थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कलकत्ता की स्थापना किसने की? जॉर्ज चार्नोव ने। जगह कौन था? सुतनौती थी, सुतनौती जगह थी। कई गांव थे, 3-4 गांव थे, उनको खरीद के वहां पे फोर्ट विलियम बनाया गया था। फिर 1715 जॉन सरमन द गवर्नर ऑफ कलकत्ता एंड विलियम हैमिल्टन क्यूर्ड द मुगल एम्परर फारूकसियर
of a disease and gained Farman order, which was also called the Magna Carta of the company in 1770 to establish of it as Bengal, Gujarat and Hyderabad. यहाँ पे हैदराबाद होगा, डी भी लिखा जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात क्षेत्र में किया, उसके बाद फिर वो मद्रास आए, मद्रास के बाद कलकत्ता, कलकत्ता के बाद 1715 में एक जॉन सरमन थो जो कलकत्ता का गवर्नर था, एंड विलियम हैमिल्टन एक डॉक्टर था। जॉन सरमन जो विलियम हैमिल्टन को ले गया मुगल एम्परर फारुखसियर के दरबार में, क्योंकि उसको एक बीमारी थी, वो ठीक हो नहीं रही थी, तो जॉन सरमन ने उस डॉक्टर की सहायता से फारुखसियर की बीमारी को ठीक करा दिया, जिससे खुश होकर फारुखसियर ने अंग्रेजों को व्यापार करने के असीमित अधिकार दे दिए, और जिससे उन्होंने बंगाल, गुजरात और हैदराबाद कई जगह उन्होंने जो है अपना व्यापार केंद्र स्थापित कर लिया। इस जो फारुखसियर जो मुगल राजा था, उसके जो फरमान थे, फरमान मतलब जो ऑर्डर थे, उसको मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी, मैग्ना कार्टा मतलब बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, जिसके कारण वो उनको असीमित अधिकार मिल गया और जहाँ चाहे वो व्यापार कर सकते थे, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। तो उनका व्यापार 1715 में बहुत ढेर सारा बढ़ गया, मतलब 1613-14 लगभग 100 सालों में देखिए उनको जो है व्यापार, भारत में व्यापार करने की ढेर सारी छूटें मिल गई, एक एक करके 100 साल उनको लगे एक व्यापारिक मैग्ना कार्टा प्राप्त करने में, लगभग 100 साल। तो इंग्लिश जो है यहाँ तक उन्होंने अपना व्यापार बहुत ढेर सारा इस्टेब्लिश कर लिया। ये तो उनका व्यापार कैसे बढ़ा ये था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेनमार्क वाले थे, डेनमार्क वाले भी आए थे इंग्लिश के बाद। तो डेन्स फॉर्म ए ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, 1616 में जो है इन्होंने अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। दे एस्टैब्लिश सेटलमेंट एंड त्रावणकोर कुबेर, तमिलनाडु में त्रावणकुबेर एक जगह है, वहां पे उन्होंने जो है अपना व्यापार स्थापित किया 1620 में। एंड एट सेरमपुरा, बंगाल में सेरमपुरा एक जगह है, वहां पे तमिलनाडु बंगाल में इन 1679, इतने साल बाद, लगभग 50-60 साल बाद जो है यहाँ पे, नहीं 20 में यहाँ पे इन्होंने तमिलनाडु पे स्थापित किया, फिर लगभग आप समझ लीजिए 55-56 साल बाद यहाँ पे उन्होंने बंगाल में बनाया। सेरमपुरा वाज देयर हेडक्वार्टर इंडिया, जो सेरमपुरा था वो डेनमार्क वालों का हेडक्वार्टर था बंगाल में। बंगाल में ज़्यादा लोगों को दिलचस्पी थी व्यापार करने की। However, they failed to strengthen themselves in India and were forced to sell all their settlement in India to British in 1845। लेकिन वह व्यापार करने में अपना व्यापार यहाँ स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ बहुत कंपटीशन हो गया था, तो वो लोग अपना व्यापार यहाँ ज़्यादा मजबूत नहीं कर पाए, और अंत में जो है वो 1845 में उन्होंने अपना सारा व्यापार जो है अंग्रेजों को बेच के यहाँ से भारत से चले गए। अब है दूसरा सबसे बड़े राइवल फ्रांस थे। फ्रेंच सबसे लेट में आए भारत में, और देखिए द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था लेस कंपैनिले डिस इंडियन ओरिएंटल। यह फ्रांसीसी नाम है, फ्रेंच वर्ड है। फॉर्म्ड 1664, 1664 में बना बाय कोलबर्ट ए मिनिस्टर अंडर लुइस 14। फ्रांस का राजा था, जिस फ्रांस के राजाओं को जनरली लुइस कहा जाता था, तो जैसे जैसे 16 मतलब लुइस 16वां था, वहाँ के राजाओं को लुइस बोला जाता था। उनके चाहे जो भी राजा हो उसके बाद उनको लुइस लगा के उनका नाम बढ़ा, जैसे लुइस 16 के बाद 14 के बाद लुइस 15 आया, लुइस 16 आया। तो फ्रांस की क्रांति जो है लुइस 16 के समय हुई थी, जो कि हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो लुइस, फ्रांस के राजा को लुइस बोलते थे। तो लुइस 14वां जो था उस समय फ्रांस का राजा था, तो उसका एक मिनिस्टर था कोलबर्ट। यह सरकारी कंपनी थी, बाकी सारी कंपनियां प्राइवेट थी, उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन फ्रांस की कंपनी
फ्रांस के राजा के द्वारा बनाई गई थी, तो पूरी तरह सरकारी कंपनी थी, इसलिए इसका यह भी इसकी लिमिटेशन थी, जिसके कारण यह फ्रेंच बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया व्यापार में। तो 1664 में कोलबर्ट, एक लुइस 16 का मिनिस्टर था, उसने जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की, और जिसका काम का था भारत से व्यापार करना। अब 1668 में फ्रांसिस कैरोन इस्टाब्लिश द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया एट सूरत। तो ये भी पहली फैक्ट्री इनकी के यहाँ सूरत में है। ब्रिटिश ने भी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई थी। पुर्तगीज ने कहाँ पे बनाई थी? पुर्तगीज ने अपना कलकत्ता कालीकट में बनाई थी। बाद में वो लोग कहाँ पे? पौंडीचेरी, उन्होंने अपनी जो है पौंडीचेरी और दमन द्वीप में जो है उन लोगों ने अपना बाद में वो शिफ्ट हो गए थे। सॉरी, गोवा में, पुर्तगाली गोवा में सेटल हो गए थे। बाद में गोवा उनकी कैपिटल थी। बाद में उन्होंने गोवा को एक्वायर कर लिया था। आज भी बहुत पुर्तगालियों के बनाए हुए बहुत चर्चेस गोवा में आज भी मिलते हैं। तो फ्रांस पहले सूरत में बनाए, फिर कहाँ? मराकारा, लेटर मराकारा शिफ्ट ए फैक्ट्री इन मछलीपट्टनम इन 1669। तो पहला मराकारा, पहले जो है इसने कैरोन ने जो है सूरत में बनाई, उसके बाद मराकारा दूसरा ने मछलीपट्टनम में बनाई। मछलीपट्टनम ये था उड़ीसा, सॉरी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तरफ था ये मछलीपट्टनम। वहां पे जो है ये फैक्ट्री बनाई गई। लेटर इन 1670 फ्रांसिस मार्टिन फाउंडेड द पौंडीचेरी। पौंडीचेरी जो है फ्रांसिस मार्टिन, फोर्ट लुइस, पौंडीचेरी में उन्होंने फोर्ट लुइस बनाया। किस फोर्ट पौंडीचेरी की स्थापना किसने? फ्रांसिस मार्टिन ने की। पौंडीचेरी द हेड क्वार्टर ऑफ फ्रेंच पोजीशन इन इंडिया एंड बिकम इट्स फर्स्ट गवर्नर। तो फ्रांसीसियों का हेड क्वार्टर कहाँ बना? पौंडीचेरी बना। किसने बनाया? फ्रांसिस मार्टिन ने बनाया। और वहाँ के जो किले का नाम था फोर्ट लुइस, क्योंकि वहाँ के उसने राजा के नाम से बनाया था फोर्ट लुइस, और वहाँ का वह पहला गवर्नर भी बना। तो ये था। फिर 73 के बाद उन्होंने जो है 1690 में चंद्रनागौर जो है बंगाल में भी उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। चंद्रनागौर इन बंगाल वास एक्वायर्ड फ्रॉम शाइस्ता खान देन मुगल गवर्नर। तो उन्होंने बंगाल में एक चंद्रनागौर जगह को शाइस्ता खान जो था बंगाल का गवर्नर था, मुगल गवर्नर था, उसने जो है वहां से चंद्रनागौर उसने खरीदा और वहां पर भी उन्होंने अपने एक व्यापारिक केंद्र बनाए। इसके अलावा कौन कौन से और जगह? अदर फ्रेंच फैक्ट्री इंडिया वार माहे थे, बालासोर था, कासिम बाजार था और कराईकल था। इसके अलावा ये सब भी फ्रांस के व्यापारिक केंद्र थे। द अराइवल ऑफ जोसेफ फ्रैंकेस डुप्लेक्स, गवर्नर था डुप्लेक्स, जिसको शार्ट में फ्रैंकेस डुप्लेक्स जो था वह फ्रेंच गवर्नर था। जब वो भारत में फ्रांस का गवर्नर बन के आया तो उसने जो है फ्रांस का जो है व्यापार और फ्रांस का भारत में विस्तार काफी किया। द अराइवल ऑफ डुप्लेक्स एज फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया इन 1742 saw the beginning of Anglo-French conflict which resulted in famous Carnatic War। तो डुप्लेक्स जब फ्रांस का गवर्नर बन के आया, यहां तक तो ठीक था। जब 1762-42 में लगभग 80 साल तक फ्रांस लोग व्यापार करते रहे, लेकिन 1742 में जब डुप्लेक्स यहाँ का गवर्नर बन के आया तो उसका जो है अंग्रेजों से लड़ाई शुरू हो गई। उन दोनों का आपस में विरोध शुरू हो गया, जिसके परिणत के रूप में पहला कर्नाटक वार लड़ा गया। जो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में कर्नाटक के 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, पहला, दूसरा, तीसरा। अंत में जो है फ्रांस हार गया कर्नाटक वार, और उनको जो है अपने ज़्यादातर व्यापारिक केंद्र खोने पड़े, और सिर्फ वह पौंडीचेरी और उसके आसपास कुछ जो है व्यापारिक केंद्र ही उनके रह गए।
ये होता है। अब हम लोग देखते हैं कि एंग्लो साउथ फ्रेंच राइवलरी में क्या होता है। तो कर्नाटक वार को देखते हैं। थर्ड तो हम लोग यहां तक देखते हैं। थर्ड कर्नाटक वार में हम लोग देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से सेटलमेंट कहाँ कहाँ पर थे। इधर हम लोगों ने देखा सबके बारे में, कौन कौन से कहाँ कहाँ से फैक्ट्रियाँ थी। तो देखिए ये था सूरत, ये सूरत जगह है। देखिए ये सूरत में जहाँ पर ज़्यादातर इन लोगों ने फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी, ये गुजरात का सूरत था। यहाँ पे बॉम्बे है, यहाँ पे गोवा है। देखिए यहाँ पे कालीकट है, यहाँ कोचीन है, माही है। माही में भी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। फिर यहाँ पे देखिए ये कराईकल का भी नाम आया था, यहाँ पे था। ये पौंडीचेरी था। ये मछलीपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश के पास है मछलीपट्टनम। ये विशाखापट्टनम। यहाँ पे देखिए ये कलकत्ता जगह है। कलकत्ता के पास सेरमपुर ये जगह है, कलकत्ता के पास सेरमपुर है। फिर यहाँ चिंसुरा भी है, यहाँ ये भी फेमस है। और चंद्रनगर है, यहाँ पे चंद्रनगर है, यहाँ पे हुगली है। तो कलकत्ता काफ़ी जगह था, हुगली नदी के किनारे था। ये हुगली नदी है, ये हुगली नदी है, तो इसी के किनारे ज़्यादातर चिंसुरा था, ये जगह है। तो यहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई थी। सूरत काफ़ी फेमस जगह था। ये पे देखिए यहाँ पर कालीकट तो यहाँ पे था ही। देखिए ये तो कोलंबो है, श्रीलंका वाला क्षेत्र है। देखिए ये जो थे, ये जो सिंबल है पुर्तगीज सेटलमेंट के सिंबल है। तो ये जो सिंबल दिखाते हैं ये पुर्तगीज कहाँ कहाँ आए थे। देखिए ये सिंबल पुर्तगीज के ये है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। बाद में ये कोलंबो यहाँ पर भी दिखा रहा है, फिर इधर भी दिख रहा है, यहाँ भी हैं पुर्तगीज़ के। इधर पुर्तगीज़ नहीं थे, पुर्तगीज़ ज़्यादातर इधर थे। फिर इंग्लिश सेटलमेंट, ये इंग्लिश वालों का है, अंग्रेज़ों का। देखिए इसको थोड़ा क्लिक कर, देखिए अंग्रेज़ों का यहाँ पे था। ये देखिए दमन अंदर है, ये पुर्तगीज़ का था। अंग्रेज़ों का देखिए सूरत, यहाँ पे बॉम्बे में अंग्रेज़ों का था। फिर यहाँ देखिए मद्रास में अंग्रेज़ों का था। और यहाँ पे देखिए ये मद्रास में था, और इधर तो दिख नहीं रहा है। फिर यहाँ देखिए विशाखापट्टनम में था अंग्रेज़ों का। फिर यहाँ कलकत्ता ये वाला जगह अंग्रेज़ों का था। फिर यहाँ देखिए हुगली में अंग्रेज़ों का था। ये सारा था। देखिए ये अंग्रेज़ों की जगह थी। अंग्रेज़ों के बाद, अंग्रेज़ मतलब ब्रिटिश के बाद, फिर देखिए ये वाला नीला कलर फ्रेंच सेटलमेंट था। तो यहाँ पे देखिए माहे में थे, यहाँ पे। फिर इधर श्रीलंका वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे देखिए कराईकल, ठीक है, ये कराईकल वाला। ये फ्रेंच वाला, ये वाला ब्लू कलर का था। देखिए यहाँ यनम था, यनम। और इधर देखिए चंदन नागर था। यहाँ पे ये वाली जगह थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर कौन था, डच। ये वाला 3 कलर वाला देखिए, डचों का देख लीजिए। डचों का सेटलमेंट कहाँ का था, इधर यहाँ कोचीन के पास था इनका। उसके बाद डच और कहाँ थे, ये इधर थे श्रीलंका के पास। फिर यहाँ पे देखिए नागापट्टनम में थे, ये तो श्रीलंका का। फिर पुलिकट झील भी है, मछलीपट्टनम में थे, ये थे, इतना ही थे। उसके बाद डेनिश थे, डेनमार्क वाले थे। देखिए डेनमार्क वालों का सेटलमेंट क्या था, इस तरह का था, रेड वाला। तो डेनमार्क देखिए यहाँ पे मिल रहे हैं आपको एक। फिर यहाँ पे सेरमपुरा में डेनमार्क वाले थे। डच यहाँ पर भी थे, चिंसुरा में थे। देखिए तो डेनमार्क वाले बहुत कम थे। ये सारे मैप से आप देख लीजिए कि ये सारी जगहें पे थी, कहाँ कहाँ उन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी।
अब हम आते हैं कि अंतिम में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ ब्रिटिश को फ्रांसीसियों ने सबसे ज़्यादा टक्कर दी। पहले पुर्तगालियों ने शुरुआत में काफ़ी विरोध किया था, बाद में सबसे ज़्यादा राइवलरी उन्होंने फ्रांसीसियों से दी। फ्रांस यूरोप की काफ़ी बड़ी ताकत थी, क्योंकि यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांस आपस में राइवल थे, आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, कंपटीशन था। तो उनका कंपटीशन जो है इंडिया में भी देखने को मिला। कि यहाँ देखते इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 1700 के शुरुआत में 18th सेंचुरी, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वेर कम्पिटिटिंग विथ ईच अदर टू इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन इंडिया। मतलब 1700 से लेके देखिए 17 इनकी लड़ाइयाँ देखिए शुरू हो गई थी यहाँ पे 42 से। तो कहने का मतलब 1700 की शुरुआत में ही इन दोनों में अपना प्रतिस्पर्धा शुरू हो गया था, क्योंकि दोनों काफ़ी बड़ी ताकत थी। तो अपनी सुप्रीमेसी के लिए शुरू हो गया था शुरुआत में ही। फर्स्ट कर्नाटक वार, ठीक है, पहला वो कर्नाटक, जिसके कारण जो है पहला कर्नाटक वार हुआ। तो मतलब 30-40 सालों तक आपस में कंपटीशन होता रहा। फिर जैसे ही डुप्लेक्स आया, डुप्लेक्स से आने के से पहले ही इन दोनों में कंपटीशन था, तो डुप्लेक्स आने के बाद पहला कर्नाटक की लड़ाई शुरू हो गई। फर्स्ट कर्नाटक वार यहाँ पे था 1746 से 1700, 2 साल तक चला। क्या है 1742 में क्या हुआ था, एक घटना हुई थी यूरोप में 1742 में। इन 1742 वार ब्रोकन आउट बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन इन यूरोप। यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में एक लड़ाइयाँ शुरू हो गई। यूरोप में, भारत में नहीं, यूरोप में, जहाँ पे वो थे। कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के एक देश था, वहाँ ओवर ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन एंड इन 1746 इंग्लिश स्टार्टेड द वार इन इंडिया। तो 42 में जो था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई शुरू हो गई यूरोप में। क्यों, वहाँ एक ऑस्ट्रिया देश था, वहाँ पे वहाँ का राजा कौन बनेगा, इन दोनों के बीच में जो है वहाँ पे राजा के लिए आपस में लड़ाई शुरू हुई। तो दो पक्षों के बीच में एक पक्ष ने जो है ब्रिटिश ने एक पक्ष का समर्थन किया, दूसरे पक्ष को फ्रांस ने समर्थन किया, जिसके कारण भारत में भी टेंशन शुरू हो गई। तो क्या हुआ, 1746 में जो है अंग्रेजों ने जो है भारत में भी लड़ाई शुरू कर दी, इंडिया में। फ्रांस यूरोप की लड़ाई जो है ये लोग इंडिया में ले आए। ये लड़ाई कहाँ किसके बीच लड़ी गई इंडिया में। पहला कर्नाटक वार का कारण क्या था, यूरोप में ऑस्ट्रिया का वार ऑफ सक्सेशन था वहाँ के, जिसके कारण जो है पहला कर्नाटक क्षेत्र था, वहाँ में पर भी अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। तो इसमें लड़ाई किसके बीच में थी, अंग्रेज और थे भी, लेकिन भारत के भी कुछ लोग थे जो जिसका पक्ष एक तरफ अंग्रेजों ने लिया, दूसरी तरफ फ्रांस ने लिया। क्या हुआ था, फाट बिटवीन फ्रेंच एंड नवाब उरुद्दीन टू कैप्चर मद्रास, इन विच ए स्मॉल आर्मी ऑफ फ्रेंच डिफीटेड ह्यूज इंडियन आर्मी। इसमें क्या हुआ, तो फ्रांस और एंड नवाब जो है अनवरुद्दीन के बीच हुआ। काहे के लिए हुआ, मद्रास को कैप्चर, इन विच मद्रास को कब्जा करने के लिए। तो फ्रांस जो है, फ्रांस की छोटी सी आर्मी ने जो है इंडियन को हरा दिया, अनवरुद्दीन को हरा दिया और मद्रास पे कब्जा कर लिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ, फ्रांस ने जो है मद्रास पे कब्जा कर लिया, क्योंकि मद्रास जो है अंग्रेजों की जगह थी, तो वहाँ पे इन्होंने फ्रांस ने कब्जा कर लिया। तो ट्रिटी ऑफ एक्स ला चैपल, तो एक ट्रिटी हुई, समझौता हुआ यूरोप में। ऑस्ट्रेलिया वार ऑफ सक्सेशन इंडेड इन यूरोप, सो बैटल आल्सो स्टॉप इन इंडिया। तो पहले में जो है फ्रांस और अनवरुद्दीन के बीच में लड़ाई हुई। अनवरुद्दीन का साथ जो है इंग्लिश दिए थे, तो लेकिन ये लड़ाई खत्म हो गई, क्योंकि यूरोप में भी 7 साल के बाद ये लड़ाई बंद हो गई और वहाँ पे एक एक्सिस ला चैपल नाम की संधि हो गई, जिसमें ऑस्ट्रिया में जो वार उसके सक्सेशन की लड़ाई थी वो बंद हो गई, जिसके कारण इंग्लैंड में भी इनका लड़ाई खत्म हो गई।
तो कहने का मतलब पहला जो कर्नाटक वार था उसमें उसका कारण जो है यूरोप में ऑस्ट्रिया की लड़ाई थी, जिसके कारण जो है ब्रिटिश लोग इंडिया में भी लड़ाई शुरू कर दिए, और इस लड़ाई में जो है फ्रांसीसियों ने जो है मद्रास पे कब्जा कर लिया। जैसे ही यूरोप में वार ऑफ सक्सेशन की लड़ाई खत्म हुई, इंडिया में भी ये लड़ाई खत्म हो गई। बस इतना सा था। अब क्या था, सेकंड कर्नाटक वार शुरू हुआ। उसका कारण क्या था? उसका कारण भी पहले लड़ाई में छुपा हुआ था। सेकंड कर्नाटक वार क्या था? निजाम ऑफ हैदराबाद। तो निजाम ऑफ हैदराबाद जो था मर गया 1748 में, एंड दिस रिजल्टेड इन ए वार ऑफ सक्सेशन। हैदराबाद का राजा मर गया तो हैदराबाद की गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें एक तरफ एक को इंग्लैंड ने सपोर्ट किया, दूसरे को फ्रांस ने सपोर्ट किया। सक्सेशन बोथ इंग्लैंड एंड फ्रांस सपोर्टेड अपोजिट कैंप। डुप्लेक्स सपोर्टेड मुजफ्फरजंग फॉर द हैदराबाद एंड चांदा साहब फॉर कर्नाटक। तो कर्नाटक में पहला वार में तो हुई थी लड़ाई, तो डुप्लेक्स ने क्या किया, अब सेकंड लड़ाई में क्या हुआ, उसने मुजफ्फरजंग को का समर्थन किया कि उसको हैदराबाद का सुल्तान बनाया जाए, और एक चांदा साहब थे उनका सपोर्ट किया कि उनको कर्नाटक का नवाब बनाया जाए। तो यहाँ दो राज्य शामिल थे, एक हैदराबाद और कर्नाटका। वहां पे मद्रास तक की बात सीमित थी, यहाँ पे हैदराबाद और कर्नाटक दो था। तो यहाँ दो पार्टियां थी, इन पार्टियों में डुप्लेक्स जो था आ गया था 42 में। तो अब ये लड़ाई वो लड़ेगा, तो मुजफ्फरजंग और चांदा साहब का सपोर्ट किया। अंग्रेजों ने किसका? नासिर जंग का सपोर्ट किसके लिए? हैदराबाद के लिए। और नवाब अनवरुद्दीन कर्नाटक, नवाब अनवरुद्दीन जो है पहले हार गए थे। यहाँ पे आप देख लीजिए, नवाब अनवरुद्दीन को जो है फ्रांसीसियों ने हरा दिया था। तो अब यहाँ पे नवाब अनवरुद्दीन जो है अंग्रेजों के पक्ष में चले गए थे, नवाब अनवरुद्दीन। तो अंग्रेजों ने नासिर जंग और नवाब अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया, उसने जो है मुजफ्फरजंग को और चांदा साहब को सपोर्ट किया। लड़ाई हुई, यहाँ पे कई लड़ा लिया, इसमें कई लड़ाइयाँ हुई। पहली लड़ाई क्या हुई? लड़ाई हुई, और इसमें क्या हुआ? वॉल। तो इसमें कौन कौन सी लड़ाई? इंपॉर्टेंट बैटल एंड ट्रीटी पर्टेनिंग टू सेकेंड वार। तो सेकेंड वार में जो है कर्नाटका वार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हुई, और उसके बाद कौन सी ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी साइन की गई। तो पहली लड़ाई हुई बैटल ऑफ अंबूर, और 1949 में फ्रांस साइड डिफीटेड अनवरुद्दीन एट अंबूर। अनवरुद्दीन जो कर्नाटका का दावेदार था, फ्रांस ने फिर अनवरुद्दीन को अंबूर में हरा दिया। एंड हिज सन मोहम्मद अली एस्केप टू त्रिचनापल्ली। अनवरुद्दीन हार गया और उसका लड़का मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली भाग गया फॉर सेफ्टी एंड सरेंडर टू इंग्लिश। और अनवरुद्दीन का लड़का जो त्रिचनापल्ली भाग गया और उसने अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया या उसकी सहायता में। मीनवाइल चांदा साहब द नवाब ऑफ कर्नाटक रिवार्डेड डुप्लेक्स। इसमें जो है जब वो भाग गया कर्नाटक का अनवरुद्दीन, तो चांदा साहब वहाँ का राजा बन गया कर्नाटक का, और उसने जो है डुप्लेक्स को काफी उपहार दिए। एंड डुप्लेक्स मार्च टूवर्ड द त्रिचनापल्ली टू कैप्चर मोहम्मद अली। और चांदा साहब से रिवार्ड पाने के बाद डुप्लेक्स जो है त्रिचनापल्ली की तरफ बढ़ गया ताकि वह मोहम्मद अली को पकड़ सके, क्योंकि मोहम्मद अली चांदा साहब का दुश्मन था। ऐसा हुआ। फिर बैटल ऑफ आर्कोट हुआ। तो 1751 में रॉबर्ट क्लाइव एंड इंग्लिश ऑफिसर, तो आर्कोट की लड़ाई में अब रॉबर्ट क्लाइव आ गया जो कि एक इंग्लिश गवर्नर था, और वह इस समय उसने एक प्लान बताया, सजेस्टेड प्लान टू अटैक आर्कोट। उसने ये कहा कि हम आर्कोट को अटैक करते हैं। कैपिटल ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी थी आर्कोट, विच वॉज अप्रूव बाय गवर्नर सॉन्डर्स एंड एन आर्मी विद रॉबर्ट क्लाइव एंड मेजर लॉरेंस। तो आर्कोट की लड़ाई क्या हुई? रॉबर्ट क्लाइव जो है आर्कोट पे कब्जा करता है। आर्कोट की लड़ाई हुई जिसमें रॉबर्ट क्लाइव इंग्लिश की तरफ से था और
वहाँ पे जो है चांदा साहब, क्योंकि कर्नाटक की राजधानी थी तो ऑब्वियसली वहाँ पे चांदा साहब थे, कि चांदा साहब अकेले पड़ गए क्योंकि डुप्लेक्स जो है तृष्णापल्ली चला गया था, तो उसने जो है आर्कोट पे हमला कर दिया। फिर क्या हुआ, क्लाइव कैप्चर आर्कोट एंड द टैग ऑफ हीरो ऑफ, और क्लाइव ने जो है आर्कोट पे कब्जा कर लिया। मीनवाइल फ्रांस फोर्स एंड चांदा साहब वर डिफीटेड एट आर्नी एंड कावेरीपट्टनम। आर्कोट पे कब्जा करने के बाद फिर फ्रांस फोर्स और चांदा साहब को उसने कहा आर्नी कावेरीपट्टनम जो है कावेरी नदी के किनारे की जगह थी, वहां पे उसने फ्रेंचों और फिर से हराया। चांदा साहब वाज विहेटेड इन 1752। सिंस डुप्लेक्स फेल्ड टू कैप्चर तृष्णापल्ली ही वाज रिकॉल्ड टू फ्रांस। अब इस लड़ाई में क्या हुआ कि क्लाइव ने जो है आर्कोट को कब्जा किया। आर्कोट के बाद उसने कावेरीपट्टनम में फ्रांस और चांदा साहब को भी हराया, लेकिन फ्रांस जो है तृष्णापल्ली नहीं कब्जा कर पाए, जिसके कारण जो है चांदा साहब हार गए थे और चांदा साहब को मार दिया गया। अब इस हार के कारण डुप्लेक्स को फ्रांस ने जो है, फ्रांस के राजा ने डुप्लेक्स को हारने के कारण कहा कि अब तुम भारत का गवर्नर नहीं रहोगे और तुम लौट आओ। तो यहाँ पे 2 लड़ाइयाँ या 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहला अंबोर की लड़ाई में फ्रांस जीते, फिर आर्कोट की लड़ाई में हार गए, उसके बाद फिर मछलीपट्टनम पर भी हार गए। दोनों लड़ाई हारने के बाद अंग्रेजों ने चांदा साहब को मरवा दिया और डुप्लेक्स जो है, तो सेकेंड वर्ल्ड में जो है पहले में जो फ्रांस जीते थे, दूसरे में अंग्रेज जीत गए। ये हुआ। अंग्रेजों के जीतने के कारण जो है डुप्लेक्स भारत छोड़ के चला गया। फिर अब हारने के बाद एक समझौता हुआ जिसको पांडिचेरी की संधि कहा जाता है। पांडिचेरी जगह में फ्रांस पोजेशन वार गिवन बैक टू द फ्रांस। इस लड़ाई में समझौता हुआ कि जो फ्रांस के पास जो जो चीजें लड़ाई से पहले थी वो फ्रांस को लौटा दी जाए। इंग्लिश इमर्जेस विनर इन कर्न, और अंग्रेज जो है इसमें लौटा, उनको मद्रास उनका मिल गया। सिंस नासिर जंग जो था, तृष्णापल्ली भाग गया था। तो नासिर जंग मर गया था लड़ाई में। फिर उसका लड़का जो है मुजफ्फर जंग बिकम निजाम, मुजफ्फर निजाम बन गया और उसने जो है तो इसमें और क्या हुआ कि नासिर जंग जो है ब्रिटिश अलाई था वह मर गया था। तो मुजफ्फर जंग जो थे फ्रांसीसियों का जो था वह निजाम बन गया और उसने अंग्रेजों को काफ़ी रिवार्ड भी दिया इस लड़ाई में। इसमें भी फ्रांस को रिवार्ड मिला। अब थर्ड कर्नाटक वार होता है, फाइनल होता है थर्ड कास ऑफ कर्नाटक वार। अब इसमें तीसरा लड़ाई क्या हुई, थर्ड कर्नाटक वार was broken out due to outbreak of 7-year war। अब फिर से जो है यूरोप में लड़ाई शुरू हो गई, यहाँ तक 7 सालों की। पहला जो है यूरोप में लड़ाई ऑस्ट्रिया के युद्ध के कारण, दूसरा हैदराबाद के सक्सेशन के कारण, और तीसरा जो है फिर से यूरोप में लड़ाई शुरू हो गई, 7 साल की लड़ाई। तो यहाँ पर भी इंडिया में भी ये लोग लड़ने लगे, जिसके कारण तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। बैटल ऑफ बांडीवास, पहला लड़ाई क्या हुआ, एक बैटल ऑफ बांडीवास हुई 60 में। इंग्लिश जनरल आयरकुट डिफीटेड काउंट डी लाली। अंग्रेज गवर्नर आयरकुट था, उसने फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली को हरा दिया। काउंट डी लाली इवन सरेंडर पांडिचेरी। काउंट डी लाली हारने के बाद पांडिचेरी जो उनकी अपनी राजधानी थी उसको भी अंग्रेजों को दे दिया, सरेंडर कर दिया। फिर ट्रेटी ऑफ पेरिस हुई, पेरिस की समझौता हुआ
तो समझौते पौंडीचेरी, कराईकल, अदर फ्रेंच पोजेशन वर रिटर्न टू फ्रेंच। यहाँ फिर से जो इनको समझौते के बाद जो फ्रांसिस के अधिकार में चीजें थी उनको लौटा दी गई। ऑन द कंडीशन दैट दे शुड नॉट फोर्टिफाइड, ये कहा गया कि अब आप इन जगहों को किलाबंदी नहीं करेंगे। इट इंडेड द फ्रेंच एम्बिशन इन इंडिया, जिसके कारण जो है तीसरे कर्नाटक वार में जो है इनका महत्वाकांक्षी खत्म हो गई। तो यह 3 कर्नाटक वार थे। अब यहाँ पे बात आती है कि क्यों दोनों जो है क्या फेलियर थे फ्रांसीसियों के कारण। कासेस ऑफ फेलियर ऑफ इंडो फ्रांस, कमर्शियल एंड नेवल सुपरमेसी। तो कहने मतलब फ्रांस फेल इसलिए क्योंकि इंग्लिश जो है कमर्शियल एंड नेवल सुपीरियरिटी ऑफ इंग्लैंड, तो वह व्यापारिक रूप से ज़्यादा ताकतवर थे और उनकी नौसेना भी काफ़ी मजबूत थी, इसलिए वो इंग्लिश हारे। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट, तो फ्रेंच गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था फ्रेंच कंपनी को। फ्रेंच हैड सपोर्ट ओनली इन डेक्कन बट इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग बेस इन बंगाल। ये भी कारण था कि फ्रांस को दक्कन मतलब कर्नाटक के आसपास का ही बस बेस था, व्यापारिक बेस था, पर इंग्लिश के पास बंगाल जैसा बहुत स्ट्रांग बेस था जहाँ से उसको बहुत पैसा कमाते थे और वहाँ पे ज़्यादा उनका आर्थिक क्षेत्र मजबूत होने के कारण वह फ्रांसीसियों से ज़्यादा ताकतवर थे। इंग्लिश हैड 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट, अंग्रेजों के पास 3 पोर्ट थे, पहला कलकत्ता, दूसरा बॉम्बे और मद्रास। बट फ्रांस हैड ओनली 1 पौंडीचेरी, तो इंग्लिश के पास 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट थे जिसके कारण वो अपनी सेनाएं या अपनी चीज़ें जल्दी से वो मैनेज कर लेते थे। लेकिन फ्रांसीसियों के पास सिर्फ पौंडीचेरी अकेले था। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन फ्रेंच एंड फ्रेंच जनरल, तो इसमें यह भी कि फ्रेंच जो जनरल थे उनकी अलग अलग, डुप्लेक्स की ओपिनियन अलग थी, काउंट डी लाली की अलग थी, जिसके कारण जो है वह अपनी नीतियों को लगातार जारी नहीं रख पाए। लेकिन अंग्रेजों के क्या था, उनकी नीतियां एक थी, जनरल चाहे जो बदल जाए, गवर्नर चाहे जो बदल जाए, उनकी नीतियां एक रहती थी। इसके कारण जो है उनमें कंटिन्यूटी होती थी। फिर क्या था, इंग्लैंड विक्ट्री इन यूरोप वाज डिसाइडेड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच इंडिया, तो इंग्लैंड यूरोप में भी इंग्लैंड जीत गया था, जिसके कारण भारत में भी वह समझौते में ज़्यादा बार्गेन कर पाए। जब समझौता हुआ इंग्लैंड में तो उसी के आधार पे इंडिया में भी उनकी लड़ाई खत्म हुई और समझौता हुआ, जिससे इंग्लैंड को ज़्यादा फायदा हुआ और फ्रांस जो है कमज़ोर पड़ गए और अंत में जो है वह नाम मात्र के व्यापारिक कंपनियां बन के रह गई। लेकिन अंग्रेज जो है उन्होंने व्यापार के साथ भारत के बहुत बड़े भूभाग पे भी कब्जा कर लिया था। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट में हम लोग आगे देखेंगे ब्रिटिश का साम्राज्य कैसे फैला, तो इसके बारे में हम लोग काफ़ी विस्तृत में देखेंगे, काफ़ी लंबा है तो ये सेशन हमारा काफ़ी लंबा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेशन छोटा रहेगा, तो ये सेशन हमारा काफ़ी लंबा रहेगा। इसके बाद चौथा सेशन भी हमारा काफ़ी बड़ा रहेगा, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे देखेंगे क्या होगा, ब्रिटिश कंक्वेस्ट इन इंडिया नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल देन थैंक्स।